हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। हाँ जी, तो देखो बेटा, विषय संस्कृत क्लास 6 to 8, टॉपिक का नेम है कारक और वीडियो 7 बना रहे हैं हम, यानी कि वीडियो 6 तक हमने काफी अच्छे जो हमने टॉपिक कराए हैं, आपको सरल विधि समझाए थे बेटा और आपको समझ भी आए होंगे, ऐसी उम्मीद है। और आगे भी वैसे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आपको सरल तरीके से समझाएंगे। जितना भी इजी होगा, सरल होगा, उतना ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो जिस प्रकार आपने वीडियो 6 तक समझा, अभी वीडियो 7 पर भी ध्यान दें बेटा। ये सभी चीजें जो व्याकरण के भाग हैं आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये आगे तक आप हमेशा काम आते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, सिलेबस में तो है ये चीजें, लेकिन इसके अलावा आगे तक भी आपको जब आप बड़े क्लासेज में संस्कृत लेते हो तो वहां पर भी आपकी सहायता करते हैं। ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। तो देखो बेटा, आज हम वीडियो 7 में कारक के अंतर्गत कि कारक होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या आती है, कारक की जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है बेटा, एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न क्या होगा? कारक क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको आज हम समझाएंगे। तो देखिए बेटा, कारक होता क्या है? क्रिया के जनक को ही कारक कहते हैं। क्रिया का जनक, जनक क्या होता है? पिता। और क्रिया क्या होता है? कार्य। यानी हम अपने दैनिक जीवन में, यानी दिन भर सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे कार्य करते हैं, जिसमें उठना, जगना, दौड़ना, घूमना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, बोलना, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। और इसीलिए इन क्रियाओं का जनक होता है, मतलब ये सब क्रिया किसने की? जो करता है वही कारक कहलाता है। मतलब आप सभी अपने दिन भर में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो आप क्या हो गए? कारक। मैं बहुत सारी क्रियाएं करता हूं तो मैं क्या हो गया? कारक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया के जनक को ही कारक कहते हैं। इसको मैंने दूसरी परिभाषा से भी समझाया है, अथवा लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो बेटा, और इसको और समझाया है, ध्यान सुने। सरल रूप में, क्रिया के साथ जिसका सीधा या परस्पर संबंध होता है, क्रिया के साथ सीधा या परस्पर, मतलब वास्तविक रूप से कारक है तो क्रिया होगी, कारक नहीं तो क्रिया भी नहीं हो सकती। मतलब जब कार्य करने वाला ही नहीं होगा तो कार्य कैसे हो सकता है? यानी कार्य करने वाला तो कुछ चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए मकान बनवा रहे हैं, और मकान बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको मिस्त्री यानी कारीगर जो होता है या बेलदार जो होते हैं वो बुलाने पड़ते हैं, काम करते करते मकान बनता है। अगर आप उनको बुलाओगे नहीं तो मकान कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। ठीक है बेटा, तो क्रिया तभी होगी जब क्रिया को करने वाला होगा, यानी क्रिया करने वाला कौन होता है? कारक। तो क्रिया का जिससे सीधा या परस्पर संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो समझ आ गया आपको कारक क्या होता है? कि कारक वही होता है जो क्रिया करता है, कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला ही कारक कहलाता है। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं इसमें कारक जो सारणी है, जो चार्ट है, इसकी बात करते हैं। तो कारक की सारणी में क्या क्या चीजें होती है वो हम सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, कारक के अंदर जब मैंने यहाँ कारक के नाम लिखे हैं, इधर यहाँ विभक्तियां लिखी हैं और यहाँ पर मैंने चिन्ह लिखे हैं। इनसे हम समझेंगे कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है और उसका चिन्ह क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखो बेटा, इस कारक सारणी यानी कारक चार्ट में हम आगे बढ़ते हुए देखो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम जो भाग है वो क्या है बेटा? कर्ता कारक। क्या नाम है? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है
और चिन्ह ने होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और चिन्ह ने होता है। अब कर्ता कारक क्या होता है? देखो बेटा, कर्ता कारक, कर्ता का ये होता है करने वाला, जो क्रिया करे वही कर्ता, जो कार्य करे वही कर्ता। तो कार्य करने वाला, क्रिया करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है और उसका चिन्ह होता है हमेशा ने। विभक्ति प्रथमा और चिन्ह ने। राम ने खाया, सीमा ने किया। तो इस प्रकार किया, खाया, ये क्रियाएं। ये किसने खाया? राम ने। किसने किया? सीमा ने। तो ये सब क्या हो गए? कर्ता कारक। और इनमें हमेशा प्रथम विभक्ति होती है और इनकी पहचान का चिन्ह क्या है? ने। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु पर आते हैं कर्म कारक। अब कर्म कारक में विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति और चिन्ह होता है को। अब देखिए बेटा, कर्म कारक होता क्या है ये समझते हैं। देखिए, कोई भी कारक, कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो किसी न किसी चीज की आवश्यकता के कारण ही वो कार्य करता है। यानी कि किसी को भूख लगती है तो ही वो खाना खाएगा, किसी को प्यास लगती है तो ही वो पानी पिएगा, किसी को नींद आ रही है तो ही वो सोएगा। तो यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी चीज प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब हम बाजार जाते हैं, बाजार जाने के लिए क्योंकि बाजार क्यों गए हम? क्योंकि हमें वहां से कपड़े लाने हैं, या हमें वहां से मिठाई लानी है, या हमें वहां से खिलौने लाने हैं, या हमें वहां से सब्जियां और फल लेके आने हैं। तो कोई ना कोई वस्तु लेने जा रहे हैं, तो जो वस्तु लेने जा रहे हैं वही होता है कर्म कारक। आगे समझे? जैसे राम ने फल को खाया। अब खाया क्रिया, किसने खाया? राम ने। क्या खाया? फल। तो फल क्या हो गया? कर्म कारक। तो जिसको प्राप्त करने के लिए कर्ता क्रिया करता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है को। तो आपको समझ आ गया होगा कि कर्म कारक के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु पर आते हैं कर्ण कारक। अब कर्ण कारक में विभक्ति तृतीय विभक्ति होती है और चिन्ह होता है से या द्वारा। देखिए बेटा, अब कर्ण कारक से क्या समझते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो कर्ण कारक जो है वो हमेशा, जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे तो कार्य को पूरा करने में कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति सहायता करता है। तो जो सहायता करता है वही कर्ण कारक होता है। मतलब क्रिया को, कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जो सहयोग करता है उसे ही कर्ण कारक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं कि मनीष कलम से पत्र लिखता है। अब लिखता है क्रिया, कौन लिखता है बेटा? मनीष। मनीष क्या हो गया? कर्ता। क्या लिखता है? पत्र। पत्र क्या हो गया? कर्म कारक। किससे लिखता है? कलम से। तो पत्र को लिखने में सहायता क्या कर रही है? यहाँ पर कलम कर रही है। इसका मतलब कलम जो है वो कर्ण कारक है। ठीक है। यात्री बस के द्वारा बीकानेर गया। यात्री कर्ता, गया क्रिया, कहां गया? बीकानेर। कर्म, किससे गया? किसके द्वारा गया? बस के द्वारा। तो उसको बीकानेर जाने में सहायता किसने की? बस ने की। तो बस क्या हो गया? कर्ण कारक। तो समझ आ गया आपको कि कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति और चिन्ह होता है से या द्वारा। अब चौथा बिंदु आता है हमारा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक के अंदर देखो लिखा हुआ है चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका जो चिन्ह है वो के लिए होता है। क्या होता है? के लिए। देखो बेटा, हम सभी क्रिया करते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्रिया स्वयं के लिए न करके दूसरे के लिए करते हैं। तो जब क्रिया किसी दूसरे के लिए की जाती है तो वहां संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है और उसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे कि पुत्र पिता के लिए जल लाता है, तो पुत्र कर्ता, लाता है क्रिया। क्या लाता है बेटा? जल, यानी कर्म। किसके लिए? पिताजी के लिए। तो जल तो पुत्र लेके आ रहे, पिए कौन उस पानी को? पिताजी पिएंगे। तो पिता
पिताजी के लिए, इसलिए पिताजी क्या हो गया संप्रदान कारक में। अगला है बेटा अपादान कारक, विभक्ति पंचविभक्ति, चिन्ह होता है से अलग होना। अब सोच रहे होंगे से तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ द्वारा है और यहाँ अलग होना है, इनमें अंतर क्या है बेटा? जब कोई चीज सहायता करती है तो कर्ण कारक होता है, और जब किसी चीज से अलग होते हैं तो अपादान कारक होता है। कैसे पहचानते हैं इस चीज को? देखो बेटा, आप सभी स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप घर से विद्यालय आते हो, तो घर को साथ लाते हो या छोड़ के आते हो? छोड़ के आते हैं ना, वेरी गुड। तो घर को छोड़ के आते हो, घर से क्या हो गए हम अलग, तो घर क्या हो गया अपादान। और जब छुट्टी होती है, बैल लगती है, तो आप क्या करते हो? विद्यालय से घर जाते हो, तो विद्यालय से क्या हो गए अलग हो गए, तो विद्यालय क्या बन गया अपादान। तो जिससे अलग हुआ जाए, जिससे अलग हुआ जाए उसे होता है अपादान। तो अपादान कारक पंचविभक्ति और चिन्ह होता है से अलग। छठा बिंदु हमारा है वो संबंध कारक है। अब संबंध कारक विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है और चिन्ह होता है का के की। देखो बेटा, हर किसी का आपस में एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है। जैसा आपका रिश्ता आपके माता पिता से है, चाचा चाची से है, ताऊ जी ताई जी से है, बुआ जी फूफा जी से है, या भाई बहन से है, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। ये तो गए सजीव रिश्ते, व्यक्तिगत रिश्ते। लेकिन कई बार क्या होता है कि निर्जीव रिश्ते भी होते हैं। वो कैसे? जैसे आपका स्कूल बैग, आपकी कलम, आपके कपड़े, आपका घर, तो ये सब कुछ चीजें होती है निर्जीव, लेकिन इनसे भी रिश्ता होता है। यानी आप स्कूल में बैठे हो और मान लीजिए आप पानी पीने के लिए चले गए और प्रिंसिपल सर आए और उससे पूछा भाई ये बैग किसका है, तो आप जो बच्चा पानी पीने तुरंत उसका नाम बोलोगे भाई ये सुरेंद्र का बैग है। तो बैग का संबंध किससे हुए? सुरेंद्र से। तो बैग किसका है? सुरेंद्र का। तो का के की, ये तीन चिन्ह होते हैं संबंध कारक। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति और चिन्ह होता है का के की चिन्ह। समझ गए बेटा आप सभी को? अगला आता है सातवां बिंदु हमारा है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक ऐसे विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति और चिन्ह होता है इसका में पर। देखिए बेटा, हम कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, कोई भी क्रिया करें तो हमें एक आधार की आवश्यकता पड़ती है। आधार समझते क्या कहना चाह रहा हूं? आधार मतलब आपको खेलना है तो खेलने का स्थान चाहिए, ठीक है? अब आप किसे पूछते हो या आपसे कोई पूछेगा कि भाई मुझको पढ़ना है, कहाँ जाऊं? क्या कहोगे आप? विद्यालय जाओ। और कहाँ जाओगे? कोई कहेगा भाई मुझे तो पूजा करनी है, कहाँ जाऊं? आप कहोगे मंदिर जाओ। और कहाँ जाओगे? पूजा वहीं होती है। तो एक आधार हो गया निश्चित, पढ़ाई का आधार विद्यालय, पूजा या अर्चना का जो आधार वो क्या है? मंदिर। तो इस प्रकार हर जगह के लिए एक निश्चित आधार होता है, हर कार्य के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है, तभी वो कार्य कर सकता है। तो इसलिए अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और चिन्ह होता है में पर। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो बैठने का आधार क्या हो गया? वो पेड़। तो पेड़ क्या हो गया? अधिकरण कारक। बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय का पढ़ने का आधार हो गया। तो ये होता है अधिकरण कारक विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होती है और इसके चिन्ह में और पर होते हैं। और हमारा अंतिम जो इसमें कारक वो है संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। विभक्ति कौन सी है? संबोधन विभक्ति। और चिन्ह क्या है इसके? ए ओ अरे। आप सोच रहे हो कि यहाँ मैंने देखो अरे के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया है, तो आप सोच रहे हो ये क्या है? देखो बेटा, संबोधन क्या होता है? एक इसका हिंदी अर्थ रूपांतर होता है संबोधित करना। देखो हमें जब किसी से बात करनी होती है ना, तो क्या करते हैं? उसको आवाज देते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तब वो हमसे बातें कर पाता है और हमारी बातों को सुन पाता है। तो समझिए कोई व्यक्ति काफी दूरी पर है और हमें उससे बात करनी है, उसको आवाज लगाते हैं, अरे, हे, ओ, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। और जैसे बोलेंगे वो हमारे ओर घूमेगा। और यदि उसका हमें नाम याद है, जैसे उसका नाम मान लीजिए मुकेश, तो आप कहा हे मुकेश, जैसे आपने मुकेश बोला क्या हुआ? आपकी तरफ देखेगा और आप उससे फिर आगे से बातें कर सकते हैं। तो किसी से कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी बात करनी होती है, तो पहले उसको आवाज देते हैं, उसको संबोधित करते हैं,
पुकारते हैं, उसको बुलाते हैं, तब वो हमारी ओर देखता है और तब हम आराम से अपनी बातचीत उसके साथ पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज कारक के बारे में पढ़ा। तो आपको समझ में आया होगा बेटा, आपको अच्छी प्रकार समझाया गया है। लेकिन समझ में अच्छी तरह तब आता है जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं। तो घर पर रहकर सावधानी से सुरक्षित रहकर आप इनका रिवीजन करोगे, इनको पढ़ोगे, कॉपी में लिखोगे और याद करोगे, ताकि आपका अध्ययन जो है वो निरंतर चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स।